नहीं याद है? पीनियल ग्लैंड। कौन कौन सा बचा हुआ है? कौन कौन सा बचा हुआ है? थाइमस और वृषण बचा हुआ। अच्छा, एड्रिनल हो गया था, अधिवृक्क बाकी है। चलिए हेडिंग बनाइएगा। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड। यह किडनी के बाहरी भाग पर स्थित होती है। यह किडनी के बाहरी भाग पर स्थित होती है, जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं। इट इज लोकेटेड on the cortex region of kidney. It is located on the cortex region of kidney, on the cortex region of kidney। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह निम्न हार्मोन स्रावित करती है। इट सेक्रीट फॉलोइंग हार्मोन, इट सेक्रीट फॉलोइंग हार्मोन। यह निम्न हार्मोन स्रावित करती है। इट सेक्रीट फॉलोइंग हार्मोन। पहला लिखिएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसमें लिखेंगे यह ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रखता है। ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रखता है। इट मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, इट मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, ग्लूकोज लेवल इन बॉडी। दूसरा लिखिएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसमें लिखिएगा यह शरीर में खनिज कार्बनिक नमक की मात्रा नियंत्रित करता है। इट मेंटेन मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट, इट मेंटेन मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट इन बॉडी। और तीसरा लिखिएगा एड्रीनलिन्स, तीसरा लिखिएगा एड्रीनलिन। इसमें डैश देकर के लिखिएगा इसे उड़ो या लड़ो हार्मोन। उड़ो या लड़ो, इसे उड़ो या लड़ो हार्मोन कहते हैं। उड़ो या लड़ो हार्मोन कहते हैं। इट इज ऑल्सो
It is also called fight and flight hormone. It is also called fight and flight. Fight and flight. FIGHT, FLIGHT. फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन हो गया। अब देखिए अधिवृक्क ग्रंथि, जैसे ही यहां पर देख रहे हो ना वृक्क लिखा हुआ है, मतलब ये ग्रंथि कहां पर होगा? किडनी पर होगा। ठीक है, अब आपको यदि याद हो तो एक्सक्रीशन जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था मैंने कि किडनी के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। किडनी का यह जो बाहरी भाग है उसको क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। किडनी का आंतरिक भाग क्या कहलाएगा? मेडुला। क्या कहलाएगा? मेडुला। ठीक है, और ये आंतरिक भाग जो किडनी का मेडुला होता है, इसी मेडुला के अंदर में नेफ्रॉन पाया जाता है जो रक्त को छानने का कार्य करता है। ठीक है, तो किडनी का यह जो बाहरी भाग कॉर्टेक्स है, इसी कॉर्टेक्स पर एड्रिनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो पाई जाती है। अब अधिवृक्क ग्रंथि 3 हार्मोन निकालती है, और इन तीनों हार्मोन का अगर बात किया जाए तो तीनों हार्मोन को सम्मिलित रूप से हम लोग एक टर्म दे सकते हैं, कह सकते हैं तीनों हार्मोन को क्या? कॉर्टिसोल। इन तीनों हार्मोन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? कॉर्टिसोल। तो क्या कह सकते हो? कह सकते हो कि एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल हार्मोन स्रावित कर रहा है। तो जैसे ही कॉर्टिसोल कहोगे समझदार व्यक्ति समझ जाएगा कि आप ग्लूको, मिनरलों और एड्रिनलिन तीनों की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कॉर्टिसोल। और अगर आपको पिछला क्लास, कल का क्लास याद हो तो मैंने आपको बताया था कि प्यूटिटरी ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है जिसको कहते हैं ACTH। याद है? ACTH का मतलब एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ACTH किसको कंट्रोल कर रहा था? कॉर्टिसोल को। लिखवाए थे ना? तो प्यूटिटरी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, कौन सा हार्मोन रिलीज करके? कॉर्टिसोल। ACTH, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। आई बात समझ में? अब देखिए हम लोगों के शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसका मेंटेन कौन हार्मोन करेगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। हम लोगों के शरीर में मिनरल्स, खनिज लवण या फिर कार्बनिक नमक जितने सारे हैं उसको कंट्रोल कौन करेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और एड्रिनलिन को कहा जाता है उड़ो या लड़ो हार्मोन। इसका मतलब होता है जब किसी को ज्यादा तुरंत गुस्सा आ जाए, बैठे बैठे कोई कहा कि एकदम बकलोले है, अब गुस्सा होकर पीटा पीटी पर उतर जाए, समझ गया? या फिर थोड़ा सा खुशखबरी मिला, डांस करने लगा, उछल कूद करने लगा, माने उसका अलग ही लेवल का है, तो उसको क्या कहोगे आप? उसके शरीर में कौन सा हार्मोन ज्यादा तेजी से बन रहा है? एड्रिनलिन। तो तुरंत गुस्सा आ जाना, तुरंत एंगरनेस बढ़ जाना, तुरंत डिप्रेशन में घुस जाना, तुरंत किसी को डिप्रेशन में घुसा देना। ठीक है, ये सब किसके कारण होता है? एड्रिनलिन के कारण होता है। इसलिए एड्रिनलिन को कहते हैं उड़ो या लड़ो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। समझ गए? तो ये 3 हार्मोन कौन सेक्रेट करेगा? अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, गोनेड्स। अगला हेडिंग बनाइएगा जनन ग्रंथि, गोनेड्स। जनन ग्रंथि, गोनेड्स। गोनेड्स, इसमें लिखिएगा नर जनन ग्रंथि को वृषण, इंग्लिश में टेस्टिस, तथा मादा जनन ग्रंथि को अंडाशय, ओवरी कहते हैं। इंग्लिश वाले लोग लिख लेना, मेल गोनेड्स इज कॉल्ड टेस्टिस, मेल गोनेड इज कॉल्ड टेस्टिस एंड फीमेल गोनेड इज कॉल्ड ओवरी, एंड फीमेल गोनेड इज कॉल्ड ओवरी। पहला इसमें हेडिंग बना लेना टेस्टिस, पहला हेडिंग बना लीजिएगा टेस्टिस। टेस्टिस वृषण, देखिएगा एक जोड़ी वृषण नर में एस्क्रोटम मोटी झिल्ली में
बंद होता है जो प्राथमिक नर जनन अंग है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस present in male bounded within a thick membrane called scrotum, comma, testis is primary sex organ of male. टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन ऑफ मेल। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, एस्क्रोटम वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। एस्क्रोटम मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगला पॉइंट लिखिएगा, वृषण टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करता है। टेस्टिस सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कॉमा, जो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, कॉमा देके, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेज इन मेल, जो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। उदाहरण, दाढ़ी मूंछों का आना, उदाहरण में लिखिएगा, दाढ़ी मूंछों का आना, कॉमा, कंठ का बाहर निकलना, कॉमा, आवाज में भारीपन, कॉमा, शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन इत्यादि। हो गया। अब देखो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मेल जनन ग्रंथि के अंदर कौन कौन आ जाएगा? 2 वृषण आ जाएगा और क्या आ जाएगा? अंडाशय। ठीक है, वृषण और अंडाशय दोनों को क्या कहेंगे? जनन ग्रंथि। तो पहले वृषण के बारे में लिखा है, तो वृषण मेल सेक्स ऑर्गेन है जो कि बाहर से एक मोटी झिल्ली थिक मेम्ब्रेन में बंधा हुआ रहता है। थिक मेम्ब्रेन का नाम क्या है? एस्क्रोटम। ठीक है, तो टेस्टिस किस मेम्ब्रेन में है? एस्क्रोटम। अब टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस क्या करता है? सीमेन। क्या प्रोड्यूस करेगा? सीमेन। और सीमेन के अंदर में जो फर्टिलाइजिंग एजेंट है उसे क्या कहेंगे? स्पर्म। ठीक है, तो सीमेन में फर्टिलाइजिंग एजेंट स्पर्म जीवित रहे, इसके लिए टेस्टिस के तापमान को शरीर के तापमान से कितना कम होना चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो टेस्टिस के तापमान को 2.5 डिग्री सेल्सियस शरीर के तापमान से कम रखने का काम किसका है?
स्क्रोटम का, ताकि ये शरीर में जीवित रह सके। जब जाइगोट इम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है तब टेस्टिस का निर्माण शरीर के भीतर हृदय के बगल में होता है। यानी 3rd वीक में टेस्टिस जब बनता है तो उसका निर्माण कहां होता है? हृदय के बगल में। और फिर धीरे धीरे ये बॉडी से एक्सटर्नल वे में बाहर की तरफ निकल जाता है। और स्क्रोटम, बॉडी के अंदर रहने का मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर रहता तो इसका तापमान कितना रहता? 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 डिग्री रहता तो सीमेन के अंदर स्पर्म जीवित रह पाता? नहीं रह पाता। इसलिए स्क्रोटम मेम्ब्रेन के अंदर में वो क्या है? बाउंडेड है, बंधा हुआ है, ताकि उसमें स्पर्म जीवित रह सके। टेस्टिस का काम क्या है? कौन सा हार्मोन निकालना? टेस्टोस्टेरोन। अच्छा बताओ, आईक्यू लेवल आपका देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस सेक्रेट करे, इसके लिए प्यूटिटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकाल रहा था? नॉट एफएसएच, एलएच। क्या था? एलएच। और एफएसएच किसके लिए था? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन के लिए। ठीक है, तो याद कर लेना है। देखिए जितना काम का चीज है वही लिखवाए हैं, अगर वो एक भी चीज स्किप किए तो डेंजर जोन में चले जाइएगा, पूछेगा एग्जाम में, छूट जाएगा। इसलिए जितना लिखवा रहे उतना कम से कम रिकॉल रखना है। तो वृषण का मुख्य काम क्या हो गया? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन वृषण कब निकालेगा? तो मेल प्यूबर्टी के एज में। मेल प्यूबर्टी का एज कितना? 12 से 14 साल, इस उम्र में निकालेगा, जिससे नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखेंगे। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब क्या? दाढ़ी मूंछ आने लगेगा, कंठ द्वार जो है ये बाहर निकलने लगेगा, आवाज जो होगा वो भारी हो जाएगा, शुक्राणुओं का निर्माण शरीर में शुरू हो जाएगा। तो ये सब काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण से होता है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा ओवरी। लिखेंगे ओवरी, अंडाशय। लिखिएगा यह प्राथमिक, लिखेंगे यह प्राथमिक मादा जनन अंग है। इट इज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गेन। यह प्राथमिक मादा जनन अंग है। इट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन ऑफ फीमेल। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा इट सेक्रीट सेवरल हार्मोन। यह निम्न हार्मोन स्रावित करता है। इट सेक्रीट सेवरल हार्मोन्स। इट सेक्रीट सेवरल हार्मोन्स। पहला हार्मोन लिखिएगा एस्ट्रोजेन। पहला हार्मोन लिखेंगे एस्ट्रोजेन। हो गया। इसमें लिखिएगा यह प्रमुख मादा लिंग हार्मोन है। यह प्रमुख मादा लिंग हार्मोन है। इट इज प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन। इट इज प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन। यह प्राथमिक मादा लिंग हार्मोन है। इसी का दूसरा पॉइंट लिखिएगा यह मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेवार है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेवार है। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेज इन फीमेल। सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेज इन फीमेल। एग्जाम्पल में लिखेंगे मासिक धर्म की शुरुआत, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ONSET, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म की शुरुआत, कॉमा गर्भाशय का विकास, डेवलपिंग ऑफ यूटेरस, डेवलपिंग ऑफ यूटेरस, गर्भाशय का विकास, कॉमा आवाज का पतला होना, आवाज का पतला होना, लो पिच वॉइस, लो पिच वॉइस, हाँ इत्यादि इत्यादि। हो गया। दूसरा लिखेंगे हार्मोन एस्ट्रोजन के बाद प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन के बाद दूसरा हार्मोन लिखिएगा प्रोजेस्टेरॉन। इसमें लिखिएगा यह एस्ट्रोजेन के साथ कार्य करता है।
यह एस्ट्रोजेन के साथ कार्य करता है। इट वर्क्स एलोंग एस्ट्रोजेन, इट वर्क एलोंग एस्ट्रोजेन, यह एस्ट्रोजेन के साथ कार्य करता है। और तीसरा हार्मोन लिखिएगा रिलैक्सिन, तीसरा हार्मोन लिखिएगा रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, इसमें लिखिएगा यह शिशु के जन्म के समय, शिशु के जन्म के समय प्रसव पीड़ा को कम करने का कार्य करता है। शिशु के जन्म के समय प्रसव पीड़ा को कम करने का कार्य करता है। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे इट हेल्प्स डिक्रीज लेबर पेन, इट हेल्प्स टू डिक्रीज लेबर पेन एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ फीटस, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ फीटस। अब देखो ये तीनों हार्मोन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन ही है, ठीक है, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। इसमें प्राथमिक अगर पूछे जिसके कारण फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज आता हो तो कौन है, एस्ट्रोजेन, ठीक है, एस्ट्रोजेन है। और दूसरा प्रोजेस्टेरोन जो है वो एस्ट्रोजेन के साथ ही कार्य करता है। और रिलैक्सिन केवल वर्क करेगा लेबर पेन को क्या करने में, कम करने में, ठीक है, प्रसव पीड़ा को घटाने में, ठीक है। तो ये तीन हार्मोन याद कर लेना है, किसमें, ओवरी में। और मेल में केवल एक हार्मोन टेस्टिस में, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के साथ एक और याद कर सकते हो, एंड्रोजेन। जैसे फीमेल में एस्ट्रोजेन के साथ प्रोजेस्टेरोन है, मेल में टेस्टोस्टेरोन के साथ एंड्रोजेन होता है। तो एंड्रोजेन में भी कुछ उसका खास काम नहीं है, वो टेस्टोस्टेरोन के साथ ही कार्य करता है। जैसे ये दोनों साथ कार्य कर रहे हैं वैसे ही एंड्रोजेन मेल में टेस्टोस्टेरोन के साथ ही कार्य करता है। क्लियर हो गया, खत्म हार्मोन। और कोई ग्लैंड बाकी है, कोई ग्लैंड बाकी नहीं ना, देख लीजिए, छूटा नहीं ना कोई ग्लैंड। वो तो लिखवाया है ना प्यूटिटरी ग्लैंड में हमने। सब खत्म ना, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला चैप्टर हेडिंग बनाइएगा साइटोलॉजी। एक्सोक्राइन नहीं पढ़ना है, केवल हार्मोन पढ़ना था। हाँ बोलिए, किसका, हाँ हाँ उसी का, उसी में दोनों कर दिए टेस्टिस। चलिए हो गया। हेडिंग बनाइएगा साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगला पॉइंट लिखिएगा, रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज कॉर्क कोशिका से की। रॉबर्ट हुक डिस्कवर अ डेड सेल, रॉबर्ट हुक डिस्कवर अ डेड सेल फ्रॉम कॉर्क, फ्रॉम कॉर्क, CORK, कॉर्क सेल, कॉर्क सेल। इसलिए उन्हें कोशिका
विज्ञान का जनक कहते हैं, सो he is known as father of cytology. He is known as father of cytology. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने तालाब के जल से साइनोबैक्टीरिया के रूप में किया था। लिविंग सेल वाज डिस्कवर बाय लीवेनहॉक, LEEWENHOEK हो गया, लीवेनहॉक फ्रॉम पॉन्ड वाटर, ब्रैकेट में लिख लेंगे साइनोबैक्टीरिया, ब्रैकेट में लिखिएगा साइनोबैक्टीरिया, हो गया। अब 2 मिनट ध्यान दीजिए, देखिए कोशिका जो है सेल, इस सेल को डिफाइन किया गया है क्या, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। जैसे घर बनता है तो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि घर में, जैसे रीजनिंग में भी पूछ देता है, घर में जो काम ईंट का है, शरीर में वह काम किसका है, तो कोशिका का होता है। ठीक है, शरीर बनता है किस चीज से, सेल से, कोशिका से। अब एक बार एक वैज्ञानिक थे, नाम था रॉबर्ट हुक, गए थे घूमने के लिए, तो घूमने गए थे तो वैज्ञानिक लोग अपने साथ माइक्रोस्कोप लेके चलते थे, तो ये भी लिए हुए थे। सामने दिखा पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता है, दनादन चढ़ गए, छत्ता उतारे, मधुमक्खी काटा भी होगा खूब सारा, लेकिन खोज करने का जुनून माथा पर सवार था, तो उतारे मधुमक्खी के छत्ते को और देखा अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। तो इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिख ही लो ताकि बाद में हम भुला जाएंगे, तो आप भी भुलाइए जाइएगा। सबसे ये लिखा दिए थे, माइक्रोस्कोप लिखाया हुआ है ना। हाँ, सबसे पहला कौन सा माइक्रोस्कोप था? अच्छा, जो नहीं लिखे हो वो लिखो, जो लिख लियो छोड़ देना। सिंपल माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? जॉनसन एंड जॉनसन। दूसरा कौन सा था? कंपाउंड, कौन बनाया था? हाँ, कंपाउंड बनाए थे रॉबर्ट हुक। और तीसरा क्या था? इलेक्ट्रॉन, कौन बनाए थे? इलेक्ट्रॉन बनाया था नॉलैंड रस्का। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेके चढ़े कौन? रॉबर्ट हुक। और जब चढ़े तो देखा उन्होंने किसको? मधुमक्खी के छत्ते को। तो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर उनको अंधेरा कमरा दिखाई दिया। ठीक है, डार्क रूम। और जो अंधेरा कमरा दिखाई दिया तो सोचा इन्होंने कि थोड़ा जूम करके देखते हैं माइक्रोस्कोप से कि कमरा के अंदर क्या है। तो माइक्रोस्कोप इनका अत्यंत कमजोर था, बहुत बढ़िया जूम नहीं कर सकता था, तो उस कमरे के अंदर उन्हें कुछ दिखा नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु जो होती है वो बनी हुई होती है किसकी? सेलुला की। तो रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द नहीं दिया, क्या दिया? सेलुला। और सेलुला का मतलब होता है छोटा कमरा या अंधेरा कमरा। ठीक है, छोटा कमरा या अंधेरा कमरा। तो इन्होंने कहा कि वो अंधेरा कमरा होता है और ढेर सारे अंधेरे कमरे को, छोटे कमरे को मिला करके किसी भी जीव का क्या बनता है? शरीर बनता है। तो प्रश्न आता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया? तो सेलुला। सेलुला का मतलब क्या? अंधेरा कमरा या छोटा कमरा। बाद में बना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब बना तो इसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी याद रखना है, कितना लाख गुना होता है? 1 लाख गुना। किसी भी वस्तु को 1 लाख गुना जूम करके दिखा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आगे चल करके बना तो बाद बाकी अन्य कोशिकांगों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो पूछे आपसे कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो क्या कहोगे? रॉबर्ट हुक। कहां से किए थे? कॉर्क सेल। कॉर्क सेल मतलब पेड़ का छाल। ठीक है, बार्क ऑफ ट्री को क्या कहा जाता है? कॉर्क सेल। उसी से उन्होंने खोजा था।
बार्क ऑफ ट्री से। बाद में आया कौन? लिवेनहॉफ। तो बैक्टीरिया का खोजकर्ता कौन था? लिवेनहॉफ। ठीक है, जीवित कोशिका का भी खोजकर्ता लिवेनहॉफ। कौन सी कोशिका खोजी? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया धरती का सबसे प्राचीन जीव है, सबसे प्राचीन बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब एक दो फैक्ट इसमें और आपको याद कर लेना है। अगर आपसे हम मान लो पूछें कि धरती का सबसे छोटा कोशिका, साइनोबैक्टीरिया, सबसे छोटा कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल, तो याद रखोगे PPLO। इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक जीवाणु, एक बैक्टीरिया है, नाम है इसका PPLO। यह क्या है? धरती का सबसे छोटा कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल। साइज कितना होता है? मात्र 0.1 माइक्रोन मीटर। ठीक है, 0.1 माइक्रोन मीटर इसका साइज होता है। किसका? PPLO का। अगर मान लीजिए विकल्प में PPLO नहीं दे रखा है तो दूसरा नाम याद रखोगे, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, यह भी बैक्टीरिया है। ठीक है, तो PPLO या माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, प्राथमिकता किसे देंगे? PPLO को। अगर ऑप्शन माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का साइज होता है 0.3 माइक्रोन मीटर और PPLO का होता है 0.1 माइक्रोन मीटर। ठीक है, तो PPLO सबसे छोटा, उसके बाद माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, छोटा कोशिका है। ठीक है, मान लो आपसे दूसरा एक फैक्ट पूछ दे कि सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका, हाथी का अंडा, हाथी बड़ा होता है शुतुरमुर्ग, तो अंडा बड़ा किसका होगा? हाथी अंडा देता है? देता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। तीसरा पूछे, सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल, क्या कहोगे? तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। दुनिया तो शरीर का ना, और कहाँ है? और सब जीव के भी शरीर में, सब जीव में जिसमें इसमें नर्व सेल है ना, वो लंबा ही होगा। हो गया। सबसे छोटा पौधा बता दो कोई। सबसे छोटा फूल है, मारेंगे ना? सबसे छोटा फूल है वो, हम पौधा पूछ रहे हैं। हाँ बता दो, एकदम डेयरी मिल्क मिलेगा। ऑप्शन देंगे तब तो डेयरी मिल्क चला जाएगा मेरा। सबसे छोटा पौधा लिख लो, एसिटाबुलेरिया। सबसे छोटा पौधा है एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया। और सबसे लंबा पौधा, हाँ सबसे लंबा पूछे तो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, इसी को कहा जाता है सिकोआ। बायोलॉजिकल टर्म है सिकोआ। सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस या सिकोआ। पक्षी, ह्यूमिंग बर्ड। सबसे छोटी कोशिका लिखे नहीं ऊपर, आपके शरीर में, हम सब के, शुक्राणु कोशिका। चलिए हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए पांचवा, छठा में लिख लेना। सबसे छोटा फूल, ये भी लिख लो, याद रखना है। सबसे छोटा फूल
स्मॉलेस्ट फ्लावर, स्मॉलेस्ट फ्लावर, सबसे छोटा फूल। वुल्फिया लिख लेना, वुल्फिया, WOLFF, नहीं ये एफ होगा, WOLFIA, उल्फिया। सबसे छोटा क्या है? ये फूल है। अभी उस पर पहुंचने में समय है। वुल्फिया हो गया। उसके आगे लिखिएगा सबसे बड़ा फूल, रेफ्लेक्सिया, सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया। रेफ होगा, वो छोड़ दो, उतना काहे याद करोगे, वो लूसेंट खोलना मिल जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो हम टाल देते हैं, ठीक है? ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं बताते, कम क्वेश्चन बताते हैं, जितना जानते होते हैं ना बताएंगे। तो सबसे बड़ा फूल पूछे तो क्या कहोगे? रेफ्लेक्सिया। सबसे छोटा फूल पूछे तो बुल्फिया। अब खतरनाक क्वेश्चन पैदा करोगे, अब हम सुनबे नहीं किए तो क्या करेंगे? जो क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलिए हो गया, इतना फैक्ट याद हो जाएगा। तो लिविंग सेल किसने खोजा? लिविंग सेल लीवेनहॉक। किसने खोजा? डेड सेल कहां से खोजा? लिविंग सेल कहां से खोजा? तालाब के पानी से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया? नॉलैंड का। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक, ठीक है। और सिंपल वाला, सिंपल माइक्रोस्कोप जॉनसन एंड जॉनसन। चलिए एक अगला पॉइंट लिखिएगा। 1838 और 1839 में स्लाइडेन और स्वान, SCHWANN, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत दिया इन 1838 and 39. Sliden and Swan gave the cell theory. Sliden and Swan gave the cell theory. ठीक है। अब देखो सेल थ्योरी में पहला बात इन लोगों ने क्या कहा? कोशिका लिखना, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। दूसरा लिखिएगा, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति भी एक कोशिका से हुई है। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म also arised from single cell. तीसरा लिखिएगा, कोशिका स्वतंत्र रूप से भी रह सकती है। स्वतंत्र रूप से भी रह सकती है। Cell can also found in free state. Cell can also found in free state. ठीक है। अब नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में विर्चो
वैज्ञानिक का नाम था विर्चो ने बताया कि कोशिका की उत्पत्ति, विर्चो ने बताया कि कोशिका की उत्पत्ति पुरानी मातृकोशिका से होती है। ब्रैकेट में लिख लेना प्री एग्जिस्टिंग सेल। इंग्लिश वाले लोग लिखना विर्को described cell theory as Virchow described cell theory as every cell arised from pre-existing cell. Every inverted comma में कर लेना every cell arised from pre-existing cell। ठीक है। अब देखिए 1838 और 39 में कौन आया? स्लाइडन और स्वान। तो कोशिका थ्योरी के बारे में और बताया, क्या क्या बताया? पहला बताया कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। जो कोशिका का परिभाषा हम लोग लिखते हैं ना, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। स्लाइडन जो था वो जर्मनी का था, ठीक है, जर्मनी देश का था और बोटेनिस्ट था। बोटेनिस्ट माने वनस्पति विज्ञान का जानकार था। और स्वान जो था वो ब्रिटेन का था और जूलॉजिस्ट था, जंतु विशेषज्ञ वाला था। ठीक है, एनिमल्स के बारे में पढ़ाई की थी। साथ में मिलकर के काम किया और क्या दिया? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में पहला बात क्या क्या? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा क्या कहा? कोई भी बहुकोशिकीय जीव भी जो आज के समय में दिख रहे हैं उनकी भी उत्पत्ति एक ही कोशिका से हुई है, कभी ना कभी वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहे होंगे। और तीसरी बात क्या कहा कि एवरी सेल जो है वो फ्री, अब जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है ना, एक कोशिकीय है तो फ्री लिविंग रह रहा है कि नहीं रह रहा है? रह रहा है। तो कोशिका स्वतंत्र रूप से भी रह सकता है, कोशिका ग्रुप से भी रह सकता है। तो ग्रुप में कोशिका रहेगा तो ऊतक बन गया, टिश्यू। तो कहा कि कोशिका स्वतंत्र रूप से भी रह सकता है। तो दोनों के मेहनत का परिणाम ये तीन थ्योरी था जिसको कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी कहा गया। और बाद में एक वैज्ञानिक आता है विर्को। तो विर्चो जब आया तो विर्चो ने क्या कहा कि प्रत्येक नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी स्थित कोशिका से होती है। माने इस धरती पर पहले से कोई सेल, जैसे फर्स्ट डे हमने आपको क्या बताया था कि दूसरे ग्रह से कोई जीव पानी के अंदर आया और उससे धीरे धीरे नए जीव बने। उस बात को गलत किसने बताया? विर्को ने। विर्चो क्या कहता है कि कोई ऊपर से जीवन नहीं आया, इस पृथ्वी पर पहले से कोई जीवन था और उसी जीवित जीव के अंदर से बाकी अन्य जीवों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उसी को इंग्लिश में लिखवाया एवरी सेल अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले से कोई सेल एग्जिस्ट कर रहा है उससे नया सेल बना। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे। ठीक है।